फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले बताते चले कि सकीना इट्टू की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस आप देखिए लगातार बयानबाजी कर रही है। सज्जाद गनी लोन ने युवाओं को हथियार दिए हैं, ये बड़ा बयान सकीना इट्टू की तरफ से। आप पाकिस्तान जाओ और ट्रेनिंग करो, वहां से हथियार लाओ और यहाँ आकर आजादी आप देखिए किस तरह से लाएंगे। यानी कि सज्जाद गनी लोन की तरफ से ये तमाम बड़ी बातें युवाओं को कही गई थी। सकीना इट्टू ये कह रही हैं और अपने हजारों नौजवानों को मरवाया गया। अपने यहाँ किस तरह से आप देखिए, जो आपने कब्रिस्तान भर दिए, आप आजादी का नारा लेकर निकले और आप भाजपा सरकार में जब समाज कल्याण मंत्री रहे तब आपने युवाओं का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ये बड़ा सवाल सकीना इट्टू की तरफ से लगातार दाग दिया गया है। हम लोगों को पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से विकास दे रहे हैं और लोगों ने हमें चुनकर यहाँ सत्ता तक पहुंचाया है। सज्जाद गनी लोन की सियासत पूरी तरह से फेक है, ये बड़ा बयान सकीना इट्टू की तरफ से जारी किया गया है और तमाम वो बड़ी बातें सामने रखी गई। बताते चले कि सकीना इट्टू आज जिस तरह से आरोप लगा रही थी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा और क्लियर वर्ड्स में आप देखिए किस तरह से आपको दिखाएंगे भी कि क्या कुछ सकीना इट्टू कह रही थी। लेकिन आप पाकिस्तान जाओ, ट्रेनिंग करो, वहां से हथियार लाओ और फिर यहां पर आपको आजादी दिलाएंगे। आपने हजारों नौजवानों को मरवा दिया, आपने कब्रिस्तान भर दिए, आप आजादी का नारा लेकर निकले थे और आप जब भाजपा सरकार में यहां पर किस तरह से कल्याण मंत्री यानी कि आपको सोशल वेलफेयर मिनिस्टर बनाया गया, उस वक्त आपने जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ बताते चले कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पीपल कॉन्फ्रेंस पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है। इससे पहले सज्जाद गनी लोन की तरफ से भी कई बार उमर अब्दुल्ला को लेकर निशाना साधने की कोशिश की गई, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर बयानबाजी हुई। लेकिन आज सकीना इट्टू ने सज्जाद गनी लोन को लेकर अहम बातें कह दी। लेकिन क्या कुछ उन्होंने कहा है वो जरा सुना देते हैं। लोन साहब, आपने इन नौजवानों के हाथ में गन दिया। आपने कहा आप पाकिस्तान जाओ, आप ट्रेनिंग करो, वहां से बंदूक लाओ और यहाँ हम आजादी लाएंगे। आपने हजारों नौजवानों को मरवाया, आपने कब्रों के कब्रिस्तान भर दिए। यहाँ पे आप आजादी का नारा लेके निकले, लेकिन फिर जब बीजेपी की सरकार आई, आप उसमें सोशल वेलफेयर मिनिस्टर बने। आपने रिजर्वेशन की बात उस टाइम नहीं की, आपने यहाँ के लोगों की बात उस टाइम नहीं की। लेकिन आज आप नारे दे रहे हो तो आज कोई चीज खटकन खटकन की उमर अब्दुल्ला क्या है रियासत जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब को जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुना, सुरेंद्र चौधरी जी को जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिया, सकीना इट्टू को नूराबाद के लोगों ने वोट दिया, आपने नहीं दिया। आप इसलिए आज 3 पे पहुंची हो, वो इसलिए क्योंकि आपकी सियासत जो है वो बिल्कुल मनफी है, वो सिर्फ नेगेटिव है, लोगों के लिए आपने कभी नहीं सोचा। मैं आपको दमाल हाजी पोरा के फिलहाल आपने सुन लिया कि सकीना इट्टू किस तरह से सज्जाद गनी लोन पर यहाँ लगातार आरोप लगा रही थी। लेकिन अब पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। ताहिर सईद हैं हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। ताहिर, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। दिनेश मल्होत्रा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी। और रिजवान अशरफ हैं हमारे साथ पीपल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अशरफ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो रिजवान अशरफ, मैं आप ही के पास आऊंगी। सकीना इट्टू कह रही कि जब आपका काम था लोगों के विकास को आगे बढ़ाने का, युवाओं की आवाज को आगे बढ़ाने का, तब तो आपने किया नहीं, सिर्फ हथियार थमा दिए और ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। तो अब आप किस तरह की राजनीति करते हैं? अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ, अब ठीक है, बोलिए प्लीज।
सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड सलाम टू माय अदर स्पोक्स पर्सन एज वेल। तो जैसा कि आपने कहा कि सकीना इत्तू साहिबा ने आज जो इल्जामात सजाद साहब पे लगाए, सबसे पहले तो आई थिंक शी इज बैडली मिस्टेकन बिकॉज एट टाइम्स ऑफ इलेक्शंस ये हमको जी बोल रहे हैं कि ये भाजपा वाले हैं। ठीक है, आज एक नया कटाक्ष बयान जो आया है, कह रही है कि ये पाकिस्तानी हैं, ये जी यहाँ के नौजवानों के हाथों में बंदूकें थमाने में लगे हुए हैं, या जब इनको डेवलपमेंट का काम करना था तो तब ये यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को गैर कानूनी कामों में मुलव्वस कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये बौखलाहट का शिकार हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जब भी सकीना जी से ये सवाल पूछते हैं कि आप जो इतने बड़े बयानात और इतने बड़े मैनिफेस्टो के साथ जब लोगों के लिए वोट्स मांगने के लिए गए थे, 370 की बहाली, 35A की बहाली, और उसके साथ साथ अब रिसेंटली एक और चीज़ जो इन्होंने बार बार मीडिया में आके बोली है कि हमने जी मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये चला रही हैं उसमें हमने 75,000 कर दिया है, और उसके लिए जो रिक्वायर्ड 8th ग्रेड सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है फॉर मैरिज असिस्टेंस, उसको हमने रिमूव किया है ऑफिशियली। ऐसा कोई ऑर्डर ताहिर जी, इन्होंने पास नहीं किया। उन्होंने तो पूरे मुद्दे को ही घुमा दिया। वो कह रही है नहीं, बौखलाहट देखें, है आप लोगों के अंदर। बौखलाहट का शिकार है, और साथ साथ ये भी कि इनसे तो कोई काम हो नहीं रहा एक्सेप्ट फॉर बाइंग फॉर्च्यूनर्स एंड एंडेवर्स। और क्या हो सकता है ये? चलें ताहिर जी दीजिए जवाब। जी देखिए, मेरे जो को पैनलिस्ट हैं जब ये बात कर रहे थे तो मैंने किसी भी तरीके से इनको इंटरप्ट नहीं किया। मैं उम्मीद रखूंगा कि ये भी मेरी बात को बड़े ही सब्र के साथ सुनेंगे। देखिए आशा जी, क्या है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, सजाद लोन हो, या जो एक लफ्ज जो सजाद साहब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खानदान, या इनका खानदान हो, इनकी सियासत हमेशा पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस रही है। इनकी सियासत कभी भी पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन नहीं रही है। इन्हें जब लगा तो तब सादिक साहब के साथ हाथ मिला के जम्मू कश्मीर के 370 को कमजोर किया, जब लगा तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाई, जब लगा तो मफ के साथ हाथ मिलाया, तो जब लगा तो यहाँ पर अलबर्ग बनाकर जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथों में, नौजवानों के हाथों में बंदूक थमा दी, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उकसाया, उन्हें सरहद पार करवाया, वहां से हथियार लाया, और इन्हीं बच्चों को बॉर्डरों पे मरवा के हथियार भेज दिया, हथियारों का कारोबार किया। फिर जब लगा तो सजाद साहब सेपरेटिस्ट बने, फिर जब लगा सजाद साहब को कि नहीं तो फिर बीजेपी के जो है भाई बन गए। तो इसलिए इनकी जितनी भी सियासत है, मैं 2 स्टेटमेंट्स के साथ जो है सकीना जी को, सकीना जी ने जो बातें कही है उनको विंडिकेट करना चाहूंगा। एक बयान जो सजाद गनी लोन साहब के मरहूम वालिद अब्दुल गनी लोन साहब ने 1990 में कुपवाड़ा के चौक में दिया, जब उन्होंने ये कहा था कि बंदूक ही बंदूक को यहां से निकाल सकती है। उसका मतलब क्या था कि कश्मीर के नौजवानों को बंदूक उठा के तब हम भारत के बंदूक को यानी फौज को यहां से निकाल सकते हैं। ये उनका बयान था। दूसरा बयान, मैं ज्यादा उसके बाद बहुत से बयान आए, एक बयान जो मैं कहना चाहूंगा, जो 25 अक्टूबर 2008 को सजाद गनी लोन साहब की अपना मोबाइल फोन बंद कर लीजिए प्लीज, वापस रिवर्स में आवाज जा रही है ताहिर आपकी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर को ऑफ कर लीजिए प्लीज। इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान करते हुए ये कहते हैं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस में उस इश्तिहार को पढ़ रहा हूं कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस शोहदा की वारिस है, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन इंतखाबात को झूठ समझती है, और भारत नवाज सियासी जमातें चलें रिजवान अब जवाब दे दीजिए। दिनेश जी मेरी आवाज आ रही है क्या? करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये आपको ये 2 स्टेटमेंट पढ़े, ये 2 स्टेटमेंट सकीना जी को सही साबित करने के लिए दोनों नोट हो गए। ठीक है रिजवान जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जब आप समय समय पर अपनी स्टेटमेंट्स जारी करते थे वो किस तरह की राजनीति थी, और आपने अपने मुफाद के लिए अलग अलग लोगों के साथ जिस तरह से जाने की कोशिश की, उनके साथ सांठगांठ करने की भी कोशिश की, 370 को आपने कमजोर करने की कोशिश की, और अब आप इस तरह से बयानबाजी।
370 को कमजोर करना या 90s में जो सियासत रही आमतौर पे उसके बिना पे, या जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1978 में बनी और उसके साथ साथ जो पास्ट की सारी दलाइल इन्होंने पेश की, इस ज़िम्न में मैं इनसे एक ही सवाल करूंगा इस माध्यम से कि 1987 में, जो कि शशि थरूर साहब ने भी रिसेंटली वाज़ेह किया और फॉर्मर डीजी जो हैं वटाली साहब, उन्होंने भी वाज़ेह किया कि 1987 की जो रिगिंग है, आप ये जो वाटरशेड मूवमेंट है, ये आपको और कौम को समझने की जरूरत है। 1987 में जो भी यहाँ पे सियासी जमातें थी, उन्होंने सोचा कि हम जमहूरियत पे भरोसा रख के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भरोसा रख के, डेमोक्रेसी पे भरोसा रख के हम थ्रू इलेक्टोरल मींस अपने जो लोगों के काम हैं उनको करेंगे। अब 1987 में यही नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनके एलाइज इस इलेक्शन को रिग करते हैं इस वजह से कि वो कहते हैं कि ये जो अलगावादी इस असेंबली में, ऐवान में आएंगे। अब 1987 में जब इलेक्शन रिग होता है तो जी कश्मीर को धकेला जाता है इन्हीं फोर्सेस की वजह से। दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बोले रिजवान, बोले आप। हाँ, उस इंतशारी सियासत में उस नौजवान को धकेला जाता है जो जमहूरियत पसंद था 1980 से। इनसे पूछे ना प्लेबिसाइट फ्रंट किनका था, इनसे पूछे ना शेख साहब कौन सी सियासत करते थे। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जब आप करें तो सब बेहतर, दूसरा करे तो परेशानी। जी, जब इनसे ये सवाल कि जब ये दिनेश जी को एक बार देख लीजिए प्लीज, आवाज नहीं जा रही है मेरी उनके पास। मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। देखिए मैं रिजवान साहब को जवाब दूंगा। रिजवान साहब को बात कर रहे हैं कि 1987 की उन्होंने बात की। मैं रिजवान साहब को बताना चाहूंगा कि 1987 में किसी भी तरह की कोई रिगिंग नहीं हुई, और जिन लोगों को आप शहादत के तौर पर पेश कर रहे हैं वो 30 साल या 40 साल के बाद ठीक है, मैं दिनेश जी के पास आऊंगी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए दिनेश जी, आप ही के पास आऊंगी मैं सीधा। मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है? ताहिर जी, अपनी बात पूरी कीजिए। वो कह रहे हैं कि जब आप करते हैं तो सब जायज रहता है, लेकिन जब दूसरे पर बारी आती है तो आप इस तरह से बयानबाजी शुरू कर देते हैं। रिगिंग को लेकर उन्होंने याद दिला दिया है। ये एक्सपर्ट को ले आइए प्लीज।
दिनेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। और ताहिर जी, आप भी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अभी भी नहीं है। नहीं, मेरी तरफ से तो हाँ, मुझे आपकी आवाज अब आ रही है और हाँ, यहाँ अब से आ रही है। बोलिए बोलिए ताहिर जी। रिजवान जी, 1 सेकंड वेट कीजिए। जी जी जी। देखिए, ये जो रिगिंग 1987 की बात कर रहे हैं, मैं इस बात को बहुत ही वाज़िया तौर करना चाहता हूं कि देयर वाज नो रिगिंग इन 1987। 1987 का जो भी बातें की जा रही है वो एक प्रोपागेंडा था सरहद के उस पार से यहाँ के डेमोक्रेटिक सेटअप को कमजोर करने का, डिस्टेबलाइज करने का। और वही लोग, और लोगों को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि किस तरह से पहले ही यहाँ जियाउल हक के साथ मीटिंगें हो चुकी थी, किस तरह से यहाँ से पहले ही तैयारियां की जा चुकी थी, और फिर उस इलेक्शन को बहाना बनाकर, उस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी को बहाना बनाकर एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। उस प्रोपेगेंडा को जिसका मकसद और सिर्फ यहाँ डिस्टेबलाइजेशन करना था, और जिसमें पेश रिजवान दिनेश साहब जी, की मेरी आवाज पार्टी आ रही के है? फाउंडर थे, जिन्होंने उस चीज को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर काम किया। ठीक है। और जो बाकी जो भी यहाँ पर प्रो पाकिस्तान जो लोग थे, उन्होंने और जो यहाँ पर नहीं, अभी डिस्टेबलाइज के हक में लोग थे, नहीं, डेमोक्रेसी 87 के के बाद खिलाफ ही तो लोग पूरी थे, तरह वो से है माहौल मुस्तफा आप लोग। आपको भी बहुत बेहतर से पता है ताहिर जी कि कश्मीर के अंदर किस तरह का बन गया था। और फिर अगर हथियार उठाने की बात होती है, दिनेश जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल कॉन्फ्रेंस आज आमने सामने है और अपने अपने समय पर सबने राज करने की कोशिश की है। पीपल कॉन्फ्रेंस की भी अगर हम बात करें तो सजाद गनी लोन की तरफ से काफी तरीके से आप देखिए बयानबाजी जो पिछले दिनों हुई है, लेकिन आज सकीना इत्तू ने तो पूरी तरह पिक्चर को क्लियर ही कर रख दिया है। वो कह रही है कि हथियार उठाने के लिए कह दिया गया, कब्रिस्तान भर दिए गए। देखिए, जैसे आशा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, जैसे हम पहले भी आपके कार्यक्रम में ये कहते रहे हैं कि कम्पिटिटिव सेपरेटिज्म कश्मीर वैली में होता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। आज जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे अटैक किया। एक्चुअली पीपल्स कॉन्फ्रेंस कुछ दिनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉर्नर करने की कोशिश कर रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस स्पेशली सजाद गनी लोन जो चेयरमैन है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हर इश्यूज पे, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं इनकी बात हो, वो कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का अपने आपस में कंपटीशन है, ये तो होता रहा, पॉलिटिक्स में ऐसा होता रहता है। लेकिन जैसे 1987 की बात की पीपल्स कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ने, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि 1987 के इलेक्शन में रिगिंग हुई, कुछ काफी हद तक रिगिंग हुई। और 1987 के इलेक्शन एक टर्निंग पॉइंट थे जम्मू कश्मीर में, जो वायलेंस हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण थे। तो ये सब मानते हैं। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस था, तो उस अलायंस में कुछ गड़बड़ियां हुई होंगी, तो शायद उसके बाद ये सब लोग मानते हैं कि उसके बाद कश्मीर में कुछ वायलेंस हुआ। लेकिन अब सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है। मुझे लगता है कि पुरानी बातों को मतलब पुराने जो चीजें उनको उखाड़ने से ज्यादा अच्छा है कि हम अपने पॉजिटिव को अपने करना क्या, आगे क्या करना है। हाँ, अब ताहिर जी वो कह रहे हैं कि पुरानी बातों को सामने रखने या फिर गड़े मुद्दे उखाड़ने से बेहतर है कि अब नया विजन शुरू किया जाए, सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, सेंटिमेंट्स के साथ तो कोई नहीं खेलता है। हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं यहाँ पे, उन्होंने 87 की बात की। जब ये भी कहते हैं कि 87 में रिगिंग हुई है, मैं इससे पूछना चाहूंगा क्या आप पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को मानने के लिए तैयार है कि 87 में यहाँ पे रिगिंग हुई? ये प्रोपेगेंडा जो है कंप्लीटली स्टार्ट किया गया था बाय पाकिस्तान एंड प्रो पाकिस्तानी पीपल इन कश्मीर। जो प्रो पाकिस्तानी यहाँ कुछ लोग थे, कुछ जो यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन चाहते थे, ये उनका था। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये मेरा पूरा क्लियर स्टैंड है कि देयर वाज नो रिगिंग इन 1987। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, और सबसे ज्यादा विक्टिम, अगर आशा जी, और मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक को भी ये बताना चाहूंगा, पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब को भी बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा बड़ी विक्टिम अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी तो वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। हजारों की तादाद में। नहीं, अगर रिगिंग नहीं हुई थी तो फिर माहौल खराब क्यों हो गया था ताहिर जी? ताहिर जी, अगर रिगिंग नहीं हुई थी फिर माहौल खराब क्यों हो गया?
और फिर 89 के दौरान जिस तरह की घटनाएं घटी और 90 में जब पलायन हो गया। आपको बात को समझने की मैंने कहा ये प्रोपेगेंडा जो शुरू किया गया था भाई, जब पाकिस्तान उसने यहाँ पर करोड़ों रुपए इस चीज के लिए खर्च किए, करोड़ों रुपए खर्च किए, और सबसे पहला विक्टिम किसको बनाया गया? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नहीं, अगर पाकिस्तान की तरफ से ये एक पूरी तरह नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई, लेकिन पहले तो आप ही लोगों के लीडर्स कहते थे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, तो फिर बातचीत किसके लिए होती थी? मारे गए नहीं ताहिर जी, सुन नहीं रहे ना, आप खुद ही कह रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा तैयार करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, उस समय रिगिंग नहीं हुई थी, आप दावा कर रहे हैं ना। लेकिन बार बार ये तो हिस्ट्री में भी है कि उस वक्त हालात खराब हुए और किन कारणों की वजह से हुए, ये तो बेहतर सब जानते हैं। लेकिन अगर प्रोपेगेंडा उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से बुना गया था, तो फिर आप ही के सीनियर लीडर्स क्यों बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए? फिर जब आप बेहतर से जानते हैं। 1947 के पीछे जाना पड़ेगा दिनेश जी, अगर आप उस टॉपिक पे मेरे साथ बहस करना चाहते हैं, अगर आप उस चीज पे बहस करना चाहते हैं, तो मुझे फिर 1947 में जाना पड़ेगा, फिर तब जाके आपको समझाना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों करनी चाहिए। एक ही सवाल का जवाब पूछ रही हूँ। नहीं ताहिर जी, आप सुन नहीं रहे हैं, मुद्दे को बहुत तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं था, प्रोपेगेंडा था, तो आप ही के जो सीनियर लीडर हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, तो आप तो बहुत बेहतर से समझते हैं फिर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और नैरेटिव। अच्छा जी, आप कंफ्यूज हो रही है। नहीं, आप कंफ्यूज हो रही है। मैं नहीं हो रही हूँ, आप दर्शकों को कंफ्यूज कर रहे हैं ताहिर जी, आप पूरी तरह से कंफ्यूज कर रहे हैं। चल रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है ये। नहीं, आप अगर आप इसलिए रिजवान वो कह रहे हैं कि उस वक्त तो रैगिंग नहीं थी और एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश हुई थी। दिनेश जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? देखिए ताहिर साहब, प्लीज डोंट इंटरप्ट। मैंने भी आपको अपना मुकर्ररा वक्त दे दिया। अब रही बात जो ये कर रहे हैं ना, आप इनका ये मोडस ऑपरेंडी समझिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का। काम इनसे हो नहीं रहे। पहले तो ये अपने सियासी मुखालिफिन को किसी को ए टीम बोलते हैं, किसी को भाजपा वाले बोलते हैं, किसी को बी टीम बोलते हैं भाजपा की, किसी को ये किसी को वो। सजाद गनी लोन को भी तो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर बनाया गया। जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप कौन से कदम उठाए? सजाद गनी लोन साहब जब सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे तो उन्होंने 300 से बढ़ के 1000 रुपए कर दिया था ओल्ड एज पेंशन। उन्होंने स्कूटीज का जाल बिछा दिया था दिव्यांग और विकलांगों के लिए। ये बोल रहे हैं हमारे काम, लेकिन सकीना इट्टू तो आज कह रही थी कि आप लोग रिजर्वेशन को लेकर बात नहीं कर पाए। सजाद गनी लोन साहब ने कहीं भी मुल्क में उठा के देख लीजिए, 22 किलोमीटर की डिस्टेंस पे 2 GMCs नहीं हो सकते जिस पे आज ये सियासत कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। आप मेरा सवाल सुन रहे हैं? टेक्नोलॉजी पार्क। रिजवान जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? सकीना इट्टू कह रही हैं कि रिजर्वेशन को लेकर ही मुद्दा नहीं उठा पाए आप युवाओं का, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। रिजर्वेशन उस टाइम, देखिए उस टाइम पे रिजर्वेशन का इतना बखेड़ा नहीं खड़ा किया था जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। इनसे सब कमेटी रिपोर्ट आज तक लॉ डिपार्टमेंट नहीं गई, और उमर अब्दुल्ला साहब आके कह रहे हैं कि मेरे को कौन क्या करेगा, मैं जी ओवर टाइम बढ़ा सकता हूं। इनसे तो आज तक फ्री की गैस सिलेंडर नहीं दिए जा रहे। अब इनका ये होता है, टोटके होते हैं। दिनेश जी, क्या अपनी तरह की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर के अंदर, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीपल कॉन्फ्रेंस है? नहीं, देखिए रिजवान एक सेकंड, दिनेश जी देखिए। आशा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आशा जी, रिजर्वेशन जो है कश्मीर में बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बन पड़ा है, और जो मुझे लगता है कि रूलिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ी ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि उन्होंने कमेटी तो बना दी है, लेकिन सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी है रिजर्वेशन में वो है पहाड़ी, जो 2 कैटेगरीज बनाई है। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का अपना वोट बैंक है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज पहाड़ीज को लेकर, पहाड़ीज 1 और पहाड़ीज 2, इसको लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगी। ये ठीक है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टी ये कह रहे हैं कि आप रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन बाकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सिर्फ एक ही कंट्रोवर्सी है पहाड़ीज को लेके, क्योंकि 10 और 20% जो रिजर्वेशन उनको मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतना डेयर नहीं कर पाएगी। एक जवाब ताहिर जी, क्यों कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं आप जनता को?
नहीं, जनता को कोई कंफ्यूज करने की कोशिश लेके जा रही है। आप खुद भी जानती हैं कि हम किस मॉडल में, कौन सा मॉडल ऑफ गवर्नेंस इस वक्त यहाँ पे है और किस तरह की रुकावटें जो है गवर्नेंस में खड़ी की जा रही है। लेकिन जब आपने इलेक्शन लड़ी तो उस वक्त तो आपको बहुत बेहतर से पता था कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2018 में क्या है। हमें अच्छी तरह से पता था, इसलिए हम लड़ रहे हैं। हाँ। We are fighting for that. रिजवान एक लास्ट ठीक है ताहिर जी, नहीं जनता को इस तरह से मिसलीड मत कीजिए प्लीज। रिजवान जी जल्दी से बोल दीजिए। आप काम हो रहे हैं ग्राउंड पर भी अच्छे से काम हो रहे हैं, जांच रुकावट। चले बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर जी और दिनेश जी, आपका भी धन्यवाद, रिजवान जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि जिस तरह से बड़े मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं, दिनेश जी जो कि जानकार हमारे साथ बैठे हुए थे, वो कह रहे हैं कि इस तरह की राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, लोगों के हक की आवाज को बुलंद करना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा जो रिजर्वेशन का इस वक्त बन गया है वो गले की फांस बन चुका है हर एक पार्टी की, क्योंकि वोट बैंक भी है और काम भी करना है, जो बनते नहीं बन रहा। लेकिन अब देखना यह है कि जो कश्मीर के अंदर राजनीति चलाने की कोशिश हो रही है वो कितना रंग लाती है। लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल कर ना ये काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर। और उसके साथ साथ आपको ये बताते चले कि राजनीति को परे रखकर अगर युवाओं के आगे विकास को लेकर काम करने की कोशिश की जाए तो वो बेहतर रहेगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।